हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4, जिसका कि नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को हम थोड़ा लॉन्ग में लेके चलना है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इससे आपके बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो का अंत देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम गवाए आपका शुरू करते हैं ये क्लास, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ रिमेंबर पॉइंट है। जो पॉइंट्स हैं पहले हम पॉइंट्स को लेके चलेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला पॉइंट है वो पहला क्या पॉइंट है, हिंद चीन के समान भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1885 से 1857 के बीच राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम विभिन्न चरणों में चला ठीक है। गांधी युग, फिर क्या है अगला है गांधी युग। पॉइंट नंबर क्या है 2 में है गांधी युग। गांधी युग क्या है 1919 से 1947 तक के चरण में महात्मा गांधी का निर्णायक भूमिका थी। इसलिए यह चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1919 से लेकर के 1947 तक युग को क्या कहते हैं, आपका गांधी युग कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, तो इसमें देखिए आपको क्या कारण था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, आर्थिक कारण, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, मध्यम वर्ग का उदय, साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से संपर्क, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, प्रजातीय विभेद की नीति, भारत का राजनीतिक एकीकरण, सरकार की प्रतिगामी नीतियाँ तथा राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला योगदान। गांधी जी ने जो पहला योगदान दिए थे सत्याग्रह को, वो कहते थे कहाँ दिए थे, दक्षिण अफ्रीका में दिए, ठीक है। तो गांधी जी ने अपने संघर्ष के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। इसका पहला योगदान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ दिया, ठीक है। उसका अगला पॉइंट है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग। गांधी जी ने जो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था वो कब किया, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। भारत में उन्होंने 1917 में चंपारण में नीलहो के विरुद्ध सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। इसे खेरा और अहमदाबाद में दोहराया गया, ठीक है। जो चंपारण में आपका नील की खेती कराया जा रहा था 1917 में, ठीक है। ये आपका पेन में क्या गया, ठीक है। 1917 ईस्वी में जो नील की खेती कराया जा रहा था बिहार के चंपारण जिला में जबरदस्ती, ठीक है, जैसे कि तिनकटिया चरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो उस समय वहाँ के जो अंग्रेज शासक थे, डीएम थे, ठीक है, वायसराय थे, वो कौन थे, नीले साहब थे, ठीक है। उन्होंने से मिल करके वहाँ पे नील खेती को बंद करवाया गया था, ठीक है। उसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का था भारत में, ठीक है। उसके बाद है रौलेट कानून का विरोध, ठीक है। रौलेट कानून के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रौलेट कानून 1919 जिसे काला कानून कहा जाता है, इसके विरुद्ध में गांधी ने सत्याग्रह लीग की स्थापना और अहिंसा रूप से इस कानून का विरोध करने को कहा, परंतु उन्हें स्थानों पर विशेष पंजाब में हिंसा भड़की उठी, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें अनेकों लोग मारे गए और हताहत हुआ। इसकी तीव्र प्रक्रिया हुई। गांधी ने रौलेट का सत्याग्रह वापस ले लिया, ठीक है। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन। क्या थोड़ा सा खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन थोड़ा जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस्लामी जगत के
प्रधान और तुर्की के सुल्तान के लिए किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध में उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के लिए 1919 में अली बंधुओं के खिलाफ ठीक है, अली बंधुओं के खिलाफ समिति का गठन किया। गांधी जी ऑल इंडिया खिलाफत समिति के अध्यक्ष बने। खिलाफत आंदोलन के द्वारा वे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना चाहते थे। 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद है असहयोग आंदोलन। क्या है असहयोग आंदोलन? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गांधी जी के द्वारा रॉलेट कानून, जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध और खलीफा के समर्थन में 1920 के असहयोग आंदोलन आरंभ किए। ठीक है, इसमें बहिष्कार और स्वदेशी की नीति पर बल आंदोलन में मध्य वर्ग किसानों, आदिवासियों, बागान मजदूरों की भागीदारी। ठीक है, फरवरी 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। ठीक है, वापस उन्होंने ले लिए थे गांधी जी ने। ठीक है, चौरी चौरा जब हत्याकांड हुआ तो उस वक्त क्या नहीं, उन्होंने वापस ले लिए। जिसे मैंने आपको क्लास में बतला दिया। ठीक है, उसके बाद आपका है साइमन कमीशन के। ठीक है, तो थोड़ा साइमन कमीशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आ जाएंगे। तो इसमें इस बुक में जितने भी आपका क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसरों को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आपको लोग का अभी तक नहीं करना। ठीक है, उसके देखिए अगला पॉइंट आपको क्या है, साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, साइमन कमीशन में आपका अगर सदस्य की बात करें तो 7 सदस्य थे, जिसमें कि एक भी भारतीय नहीं था। 1928 में इसके बम्बई पहुंचने पर काले झंडे से स्वागत और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। ठीक है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट। क्या है नेहरू रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सहमति नहीं। कांग्रेस मुस्लिम लीग की रास्ते अलग ठीक है, अलग हो गया था। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण स्वराज की मांग और स्वाधीनता दिवस मनाना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कब से हुआ था कि दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की पूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकृत 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी से ही स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था। और अगर बात करें संविधान आपका जो लिखा गया था वो 30 नवंबर 1949 को आपको लिखा गया था। लेकिन अगर मनाने की बात करें ये गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा से हम मना रहे थे स्वाधीनता दिवस, हमेशा से हम स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे। अगर उस दिन हमने 26 जनवरी को 30 जनवरी को ये अगर मनाते हैं गणतंत्र दिवस तो गणतंत्र में हम किसी का अंदर है, लेकिन हम पहले से मना रहे हैं स्वाधीनता दिवस। तो इसे याद रखने के लिए हमें लोग 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान लागू किया गया। ठीक, उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जनवरी 1930 में गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग, इनमें नमक कर समाप्त करने की प्रमुख मांग, सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था। किसके द्वारा चला गया था? ये गांधी जी के द्वारा चला गया था। कब चला गया? तो 1930 में चला गया। ठीक है, उसके बाद है दांडी यात्रा और नमक कानून भंग। ठीक है, दांडी यात्रा थोड़ा जान लेते हैं और नमक कानून जो है उसे भंग किया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ नमक कानून तोड़कर 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर कानून तोड़ना। ठीक है, नमक कानून भंग करने के साथ बहिष्कार की नीति अपनाना। कि कौन ये सब किसने किए थे? गांधी जी ने किए थे। उसके बाद है आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी। क्या है? आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी। इसमें आपका है आंदोलन में बड़े छोटे और गरीब किसान, मजदूर और व्यावसायिक वर्गों ने अपने
हितों की रक्षा के लिए भाग लिया। महिलाओं ने पहली बार बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन के दौरान ये आपको हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि हुई थी। ठीक है, उसके बाद है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। गांधी इरविन समझौता, अगर इसकी बात करें तो ये आपको हुआ था 1931 में। ठीक है, इसमें देखिए हुआ कहता है, देख लीजिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त। गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सम्मेलन विफल। मैकडोनाल्ड एलॉर्ड दलितों को अल्पसंख्यक मानकर उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था विरोध में गांधी जी का आमरण अनशन। ठीक है, उसके बाद आपका है आंदोलन का दूसरा चरण। क्या है आंदोलन का दूसरा चरण? ठीक है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। सरकार द्वारा गांधी इरविन समझौता का उल्लंघन, दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध गांधी जी द्वारा आंदोलन पुनः आरंभ करने का निर्णय, गांधी जी की गिरफ्तारी, जेल से छूटकर ध्यान समाज सेवा की ओर 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिए थे। ठीक है, तो उसका आपका है पूना समझौता। क्या पूना समझौता? तो 26 सितंबर 1932 की पूना में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता दलित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं को स्थान आरक्षित, मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है, उसके बाद है किसान मजदूर और राजनीतिक आंदोलन, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, श्रमिकों और जनजातियों की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई, जिसे बाध्य होकर इन लोगों ने अपने संगठन बनाए और आंदोलन का मार्ग बनाया। ठीक है, अपनाया। ठीक है, यह है आपका अपना। उसके बाद आपका थोड़ा सा और आपका पॉइंट बचा हुआ, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पे शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके देखिए हम क्या है, अब जानते थोड़ा सा किसान आंदोलन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा किसान आंदोलन देख लेते हैं। किसान आंदोलन क्या है कि किसान आंदोलन, ठीक है, प्रमुख किसान आंदोलन चंपारण और खेड़ा का किसान आंदोलन, बारदोल सत्याग्रह एवं आंदोलन और मोपला विद्रोह। किसानों को संगठित करने के लिए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, किसान बुलेटिन का प्रकाशन, किसान घोषणा पत्र जारी। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है श्रमिक वर्ग का आंदोलन। ठीक है, श्रमिक वर्ग ने आंदोलन किया था। वो क्या था कि अहमदाबाद के मिल मजदूर की हड़ताल, मजदूरों को संगठित करने के लिए 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था। उसके बाद है आपका है जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं। ये वन संबंधित परंपरा अधिकारों की समाप्ति एवं जमींदारों शोषण के विरुद्ध आंदोलन। प्रमुख विरोध अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह तथा टाना भगत आंदोलन, दोनों आंदोलन पर सहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, उसके बाद है विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियां। ठीक है, इस गतिविधियां थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के बाद राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों की स्थापना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। 1923 में स्वराज दल का गठन। 1920 में ताशकंद में हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1934 में कांग्रेस
कांग्रेस में हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। स्वतंत्रता पूर्वी भारतीय राजनीति में इन सभी राजनीतिक दलों की प्रभावशाली भूमिका रही थी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन पा गए हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन आपको लिखना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें लिख देते हैं आपका, गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों के संघर्ष को प्रेरित किया। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी ने चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अंत में लाचार होकर सरकार ने 1918 में एक कानून पारित कर नीलों का अत्याचार रोक दिया। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। इससे उन्हीं खाइतियों और प्रतिष्ठा बढ़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, एक नीलहे साहब था, कौन था आपका, नीलहे साहब था। ठीक है, जैसे नीलहो साहब था जो कि एक अंग्रेज था, वो क्या करते 3 कट्ठिया में लेके जाएगा। किसी के पास 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठा आपको 3 कट्ठा में कितना में 3 कट्ठा में आपको जबरदस्ती आपसे नील खेती करवाएगा, नहीं कीजिएगा तो आपको मारा पीटा जाएगा। ठीक है, तो इसी के विरोध में गांधी जी को एक पत्र लिखा जो जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को पत्र लिखा और उसे चंपारण आने के लिए उन्हें कहा। जब वो आए, गांधी जी यहाँ आए तो वहाँ पे नील खेती को बंद करवाया, तो जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। ठीक है, ये सारे आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चंपारण में हुआ था, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए 2 क्या है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों किया। तो इसमें हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, क्योंकि गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन और सहयोग आंदोलन चलाना था, इसीलिए हम लोग इन्होंने खिलाफत आंदोलन का इन्होंने सहयोग किया कि जब हम चलाएंगे वो सहयोग आंदोलन, तो इसे भी यहाँ भी हिंदू मुस्लिम दोनों मुझे सहायता करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो सहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व है। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हुई घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने वो सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद है स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया। तो इसमें हो जाएगा आपका, स्वराज पार्टी का गठन का उद्देश्य प्रांतीय विधायिकाओं में प्रवेश कर सरकार पर दबाव डालकर स्वराज की स्थापना के लिए प्रयास करना था। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा अगला, देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। क्वेश्चन देखिए 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जब आपको पूछा गया कांग्रेस का थोड़ा पूछा गया, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 5 क्या है, कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की हुई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें आपको हो जाएगा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी ने दांडी की यात्रा क्यों की, दांडी यात्रा उन्होंने क्यों की। तो गांधी जी दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकार के नमक कानून उल्लंघन करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 1932 के पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा, 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में कुछ स्थान आरक्षित हुए। उसका अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। तो इसका आंसर जान लेते हैं, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों के वन कानून के विरोध में आदिवासियों के विरोध का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। उसके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 9 आ गया। क्वेश्चन देखिए 9 क्या है, गांधी जी के स्वराज झंडा में कौन कौन से रंग और प्रतीक थे। इसमें आपको हो जाएगा, गांधी जी के स्वराज झंडा में सफ़ेद, हरा और लाल रंग थे। झंडे के बीच में जो चरखा का चित्र बना हुआ था वह स्वावलंबन का प्रतीक था। इस झंडे को हाथ में लेकर लोग गौरवपूर्ण ढंग से
जुलूसों और प्रदर्शनों में भाग लेकर ब्रिटिश शासन के प्रति अवज्ञा का भाव प्रदर्शित करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 9-10 हो गया, क्वेश्चन 10 है बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचना किसके लिए की थी? तीसरा हो जाएगा 1870 के दशक में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्वातिथि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। इस गीत को उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी स्थान दिया। उसके देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 11 हो गया। क्वेश्चन देखिए 11 क्या है? क्वेश्चन आपका 11 है सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। उसके बाद है मणिपुर एवं नागालैंड में नमक सत्याग्रह का प्रसार किसने किया? तो इसमें हो जाएगा रानी गैडियन लू ने। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन 13 नंबर में क्वेश्चन है किसने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं? तो ये आपको हो जाएगा भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते हैं बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। गांधी जी की इस पूजा, ठीक है, क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन निक्षेप के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्कृष्टतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ये वीडियो थोड़ा आपका देखिए लॉन्ग होने वाला है। ठीक है, ये क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका आगे आते हैं लघु उत्तरी के प्रश्न में हम लोग आ गए हैं, तो इसे थोड़ा देख लेते हैं। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरी में, ये आपका है भारत में राष्ट्रवादी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकास हुआ? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और विकास हिंद चीन के समान औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से औपनिवेशिक राज की प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती होने लगा। यद्यपि 1857 के विरुद्ध के पूर्व भी अंग्रेजी आधिपत्य के विरुद्ध क्षेत्रीयता के आधार पर औपनिवेशिक शासन का विरोध किया गया था, परंतु राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्रीय चेतना का विकास 19वीं सदी के उत्तरार्ध उपनिवेशिक बाद विरोधी आंदोलन से हुई। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार बढ़ावा दिया? तो आपका देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हम ठीक लगाते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ले लीजिए और इसे याद करने का प्रयास भी करिए। उसके बाद इसमें क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध 19वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध औपनिवेशिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था बनाए रखने के कारण हुआ। युद्ध आरंभ होने पर अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में एक उत्तरादायी शासन की स्थापना करना है। सरकार ने यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार जिन आदेशों के लिए लड़ रही थी उन्हें युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में भी लागू किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों के कारण भारत में राष्ट्रीयता की भावना बलवती हुई और स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र हो उठा। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
को प्रभावित किया। इस युद्ध के हुआ क्या था, अंग्रेजों ने कि जब विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय ने अंग्रेज बोले थे कि मुझे हेल्प कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में आप इंग्लैंड का हेल्प कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, हम जो है जैसे मतलब कि हम युद्ध जीत जाएंगे तो हम देश को आज़ाद कर देंगे और देश में बहुत सारी छूट देंगे, ठीक है। लेकिन जब भारतीय लोगों ने उसे उसका मतलब कि सहायता किया, उसका मदद किया, तो भारत को आज़ाद भी नहीं किया और यहाँ के लोगों को भी छूट नहीं दिया। तो यहाँ के लोग आकर्षित होकर दूषित होकर, ठीक है, भारत के प्रति और भी तेज़ी से आंदोलन करने लगे और देश को आज़ादी दिलाने लगे। इसी राष्ट्रवाद की भावना का उजागर जल्दी से हुआ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, भारतीयों ने रौलेट कानून का विरोध क्यों किया। तो इसमें आपको कहते हो जाएगा, देखिए इसमें देखिए आपको हो जाएगा भारतीय क्या है, भारतीय क्रांतिकारियों में उभरती हुई राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनो रौलेट को अध्यक्षता में रौलेट आयोग का गठन किया। भारतीय नेताओं के विरुद्ध के बावजूद भी वह यह विधेयक 8 मार्च क्या है आपका 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। इस कानून का विरोध भारतीयों ने जबरदस्त रूप से किया। क्या आपका जबरदस्त रूप से किया। इस कानून के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता था। इस कानून के द्वारा सरकार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने उस पर मुकदमा चला सकती थी। गांधी जी ने इस कानून को अनुसूचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बता, ठीक है। इसमें देखिए रौलेट में हुआ क्या था, ये जब आपका पारित हुआ था ये हुआ था 1919 में हुआ था। इसमें क्या था, किसी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ के जेल में उसको बंद कर दिया जाएगा और उसका बेल भी नहीं होगा। ये आपका क्या था, रौलेट एक्ट कानून था, ठीक है। उसी के विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब चला गया तो वहाँ पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोली चले और भारतीयों को बुरी तरह से मारे थे, ठीक है। उसके देखा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखा 4 हो गया। क्वेश्चन देखिए 4 क्या है आपका, साइमन कमीशन भारत क्यों आया, भारतीयों ने इसकी क्या प्रतिक्रिया की थी। आपको देखिए इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बता आपको, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूरी से लिखिए, ठीक है। इसका देखिए आंसर क्या आ जाएगा, इसका देखिए आंसर आपको हो जाएगा, इसका जाएगा 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तराधिकारी शासन की स्थापना में किए गए प्रयासों की समीक्षा करने एवं आवश्यक सुझाव देने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसके कारण भारतीयों में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। भारतीयों ने इसकी प्रतिक्रिया का एक और कारण था कि भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। 3 फरवरी 1928 को कमीशन के बम्बई पहुंचने पर इसका स्वागत हड़ताल, प्रदर्शन और काले झंडों से हुआ तथा साइमन वापस जाओ के नारे से हुआ, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, साइमन कमीशन एक संगठन बनाया गया जिसमें कि भारतीयों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान किया था। लेकिन इसमें जो साइमन कमीशन जो गठन हुआ था आपका वो हुआ था आपका 1927 में। कब हुआ था, 1927 में आपका गठन हुआ था, ठीक है। इसमें एक भी भारतीय नहीं था। अब ऐसे समझ लीजिए, अब आपके घर में झगड़ा हुआ है, ठीक है, और पंचायती है तो आपके घर से अगर एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा तो वो पंचायती भंग कर दिया जाएगा। उसी प्रकार भारतीयों की समस्या को का समाधान जो है वो
कौन समझेगा? तो भारतीय लोग समझेगा। लेकिन साइमन कमीशन में एक भी भारतीय होने के कारण नहीं था, तो इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया। जब 1928 में सर जॉन साइमन भारत अब आया और बम्बई जाने पहुंचा, तो वहाँ के लोगों ने इसे काले झंडे दिया, क्या दिया? काले झंडे दिया, वहाँ पे हड़ताल कर दिया, हड़ताल कर दिया और साइमन गो बैक के नारे देती है और उसे वापस जाना पड़ा। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन में देखिए 5 है। क्वेश्चन देखिए 5 में है, क्या है कि नमक यात्रा पर एक टिप्पणी लिखे। नमक का, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए आप इस चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों का आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ नमक सत्याग्रह से माना जाता है। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने डांडी को चुना, जो साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर थी। गांधी जी ने 78 व्यक्तियों के साथ, 78 विश्वासी व्यक्तियों सहयोगी के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती से डांडी यात्रा आरंभ की। नमक यात्रा में गांधी जी के साथ सैकड़ों युवक, किसान, मजदूर, महिलाएं शामिल हो गए। गांधी जी को देखने और उनका भाषण सुनने के लिए हजारों लोग एकत्र होते थे। 24 दिन के लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्हें समुद्र के पानी से नमक बनाकर अहिंसक ढंग से सरकार के नमक कानून को भंग किया। इसमें देखिए हुआ क्या था, गांधी जो थे वो साबरमती आश्रम से एक आंदोलन चलाया था, इसका नाम जो डांडी यात्रा चलाया गया था। ठीक है, वो आपका कब चलाया गया था? तो 12 मार्च। कब चलाया गया था? 12 मार्च को ये आपका शुरू हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च को आपका ये शुरू हुआ था 1930 में आपका ये शुरू किया था। ठीक है, तो ये अगर दूरी की बात करें तो साबरमती आश्रम से जो डांडी की दूरी है, साबरमती आश्रम से जो डांडी की दूरी है वो आपका 240 किलोमीटर, कितना है आपका? 240 किलोमीटर है। और वहाँ तक गांधी जी पैदल चले। कब चले? पैदल चले। और 24 दिनों के पश्चात, 24 दिन लगातार पैदल चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को, कब? 6 अप्रैल और 1930 को ये गांधी जी कहाँ पहुँच गए? डांडी पहुँच गए। ठीक है, और कब कितने व्यक्ति साथ शुरू किए थे? तो 78 व्यक्तियों के साथ उन्होंने ये आपका शुरू किए थे आंदोलन। ठीक है, जब वहाँ पहुँचे तो उनके साथ रास्ते में बहुत सारे किसान, युवक, मजदूर, लाखों लोग आपको जुड़ते गए। जब वो डांडी पहुँचे 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी वहाँ डांडी पहुँचे तो डांडी में समुद्र के पानी को लिए उसे गर्म किए। पानी जो था वाष्प बन के खत्म हो गया, आपका नमक बन गया। नमक को मुट्ठी में लेकर के बोला कि देखो इरविन, आज से हम अंग्रेजों आपका ये आज से हम तुम्हारा नमक उपयोग नहीं करेंगे। भारतीय लोग खुद से नमक बनाएंगे और खुद से ही खाएंगे। इसी का नाम दिया गया था नमक कानून या डांडी यात्रा दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 6 हो गया, स्वराज दल का गठन क्यों हुआ? इसकी क्या उपलब्धियां थी? इसमें आपको हो जाए गांधी जी के असहयोग आंदोलन के अजनक समाप्ति से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कांग्रेस ने असहमत होकर 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के नेताओं और मुख्य उद्देश्य यह था देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करना। उनकी नीतियां तथा नौकरशाही की शक्तियों को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर
परित्याग कर सत्याग्रह को भाग लेना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 7 है, ये दिखा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली फैक्ट के विषय में आप क्या जानते हैं, ये दिखा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इसे देखिए है, इसे आपको लिखना है कि सो बिना अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने दमनचक के अतिरिक्त कूटनीतिक चाल भी चली। उसने संवैधानिक सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाने की घोषणा की, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, यहाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए। ठीक है, प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, अतः यह विफल हो गया। सरकार जानती थी कि कांग्रेस के बिना सम्मेलन सफल नहीं हो सकता, अतः सरकार ने गांधी जी को जेल से रिहा करते हुए वायसराय इरविन गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जैसे कि गांधी इरविन समझौता कहा था। ठीक है, जिसे दिल्ली फैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार सरकार राजनीतिक बंदियों की रिहाई करने, दमन चक्र बंद करने, जब्त संपत्ति लौटाने, मुकदमे वापस लेने और नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को पुनः नौकरी में वापस लेने को तैयार हो गए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने, बहिष्कार की नीति त्यागने एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका 8 हो गया। क्वेश्चन देखिए 8 में क्या आपका क्या है, क्वेश्चन में देखिए आपका 8 है, क्वेश्चन में 8 में देखिए है समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ। तो इसमें आपको हो जाएगा, भारत में समाजवादी विचारधारा का उदय और विकास 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से हुआ। समाजवादी किसान और मजदूरों की स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी 1929 से 30 में मिलकर आपको जब पढ़ा था। ठीक है, आर्थिक मंदी आती भारत में, ठीक है, का सबसे बुरा प्रभाव श्रमिकों और किसानों पर ही पड़ा था। अतः इन लोगों के ऊपर समाजवादियों ने अपना ध्यान केंद्रित किया। कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा के साथ साथ समाजवादी विचारधारा भी पनपने लगी। नेहरू सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया सरीखे नेता समाजवादी कार्यक्रम अपनाने की मांग करने लगे। इनके प्रयासों से 1934 में कांग्रेस साम्राज्य दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला है, बस आपका देखिए समाप्त होने वाला चैप्टर है। ठीक है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 9 हो गया। क्वेश्चन देखिए 9 में क्या है आपका है, क्वेश्चन देखिए 9 में है, राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास की पुनर्स्थापना से आप क्या लाभ हुआ। तो इसमें हो जाएगा, राष्ट्रवादी आंदोलन में इतिहास की पूर्ण व्यवस्था क्या है, पुनर्व्यवस्था एक मुख्य कारक है। इस कारक को पढ़ने से सारे भारतीय राष्ट्र के प्रति गर्व महसूस करने लगे। इस भाव को जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदित्म लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत
के लोग अपनी महान उपलब्धियां यानी इतिहास की पूर्ण व्यवस्था की खोज करने लगे। खोज करने लगे। उन्होंने प्राचीन काल की कला विज्ञान, प्राचीन काल के ज्ञान विज्ञान, ठीक है, कला विज्ञान, साहित्य प्रदर्शन, धर्म, संस्कृति, कानून, व्यापार इत्यादि को बड़ी गहनता से देखा और उन्हें विवरण से ज्ञात हुआ कि भारतीयों को अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। अतः राष्ट्रवादी इतिहास में भारत की महानता और उनकी उपलब्धियों पर गर्व का आह्वान किया गया था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देश की दुरस्था से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। उसके अगला क्वेश्चन है, समाजवाद विरोधी लीग की स्थापना कब और किसने की? इस लीग की व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इसमें आपका हो जाएगा आंसर 1927 में साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक समाजवादी लीग की स्थापना की गई। इस लीग का गठन ब्रुसेल में किया गया था। इस संस्था की स्थापना में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित लेखक रौना आदि ने भाग लिया था। इस संस्था का उद्देश्य उपनिवेशवाद और समाजवाद को समाप्त करना था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। अतः समाजवाद विरोधी लीग का उद्देश्य साम्राज्यवाद को पूरी तरह से समाप्त करना था। उसके बाद आपका देखिए अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन क्या है? पृथक निर्वाचन का प्रावधान लाकर देश के विभाजन का मार्ग क्यों प्रशस्त कर दिया? इसमें आपको हो जाएगा पृथक निर्वाचन ने भारत के विभाजन की आधारभूमि समिति कर दी। उनमें इस अवधारणा को बल प्रदर्शन किया कि धार्मिक विभाजन ही सामाजिक विभाजन का मौलिक आधार है तथा यह भी कि औपनिवेशिक सरकार अल्पसंख्यक धार्मिक संप्रदाय को विशिष्ट अधिकार देने के लिए संकलित है। जाहिर है कि सरकार के इस कदम ने मुक्ति लीग की सांप्रदायिक राजनीति को हवा दी। मुस्लिम सांप्रदायिकता को एक संस्थागत आधार मिल गया तथा इसे वैधता प्राप्त हो गई। आगे जब इसका समझौता भी हुआ तो एक समक्ष राजनीतिक संस्था के रूप में नहीं वरन एक समक्ष सांप्रदायिक संस्था के रूप में हुई। इस प्रकार धीरे धीरे दोनों समुदायों के बीच गहराई बढ़ती गई और एक दिन ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम दोनों पृथक राष्ट्र की मांग करने लगे और विभाजन की मांग तय हुई। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको बस मात्र 2 पेज आपको बचा हुआ है। ठीक है, इसे थोड़ा सा देख ही लेते हैं, उसके बाद यह चैप्टर आपका समाप्त कर देंगे। आपको हम पहले बोल दें कि ये चैप्टर आपका थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए है गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ और किस प्रकार किया? तो इसमें आपको हो जाएगा बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम 1917 में किया था। चंपारण में अंग्रेज नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। वे किसानों की नील की खेती करने और उसकी पैदावार को सस्ती दरों पर बेचने को मजबूर
करते थे। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्षों से प्रभावित होकर यहाँ के किसानों ने उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी चंपारण गए और वहाँ के किसानों की दयनीय स्थिति देखी। गांधी जी के चंपारण आगमन से जिला के अधिकारियों में खलबली मच गई। उन्होंने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी ने अपना आदेश वापस ले लिया और एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें गांधी जी को सदस्य बनाया गया। जांच समिति ने किसानों की दशा को सुधारने के लिए कार्रवाई की। इस प्रकार गांधी जी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग सफल रहा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया है कि ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये देखिए थोड़ा आपका और भी ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के किसानों पर प्रकाश डाले। इसमें आपको हो जाएगा भारत में राष्ट्रवाद का उद्देश्य और विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की प्रमुख घटना है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण है, ठीक है। पहला आपका है अंग्रेजी साम्राज्यवादी के विरुद्ध असंतोष। जिसमें आपका डेस्टिनेशन क्या रहना है कि अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ना असंतोष भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण था। अंग्रेजी सरकार की नीतियों के शोषण का शिकार देसी रजबाड़े, ठीक है, तल्लुकेदार, महाजन, कृषक, मजदूर, मध्यम वर्ग सभी बने, ठीक है। पूंजीपति वर्ग भी सरकार के भेदभाव आर्थिक नीति से असंतुष्ट था। ये सभी अंग्रेजी शासन को अभिशाप मानकर इनका खात्मा करने का मन बनाने लगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपका है आर्थिक कारण। इसमें आपका डेस्टिनेशन क्या लेना है, भारतीय राष्ट्र के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारक था। सरकार आर्थिक नीतियों के कारण कृषि और कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए। किसानों पर लगान एवं कर्ज का बोझ बढ़ गया। किसानों को नागरी फसल उपजाने को बाध्य कर उनका भी मुनाफा सरकार ने उठाया। देसी उद्देश्यों की स्थिति भी दयनीय हो गई। क्या आपके दयनीय हो गई। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय धन का निष्कासन हुआ, जिससे भारत की गरीबी बढ़ी। इससे भारतीयों में प्रतिक्रिया हुई एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। उसका देखिए पॉइंट 3 देखिए क्या लिखना है। पॉइंट नंबर 3 आपको देखिए लिखना है कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भारतीय लोग भी अमेरिका, फ्रांस तथा यूरोप की अन्य महान क्रांतियों से परिचित हुए। उसके बाद है रूसो, वाटरलियर, मेजनी, गैरिबाल्डी जैसे दार्शनिक एवं क्रांतिकारियों के विचार का प्रभाव उन पर पड़ा। वे सभी अब स्वतंत्रता, समानता एवं नागरिकी अधिकारियों के प्रति सचेत होने लगे। उसके बाद आपका है पॉइंट नंबर 5 आपका 4 देखिए। इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि साहित्य एवं समाज पत्रों का योगदान। इसमें क्या लिखना है कि राष्ट्रीय चेतना जागृत में प्रेस और साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में अनेक
समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं प्रकाशित होने आरंभ हुई, जैसे हिंदू पैट्रियट, हिंदू आज़ाद, संवाद, कौमुदी इत्यादि। इनमें भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों को उठाकर सरकारी नीतियों की आलोचना की हुई। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है आपको अगला पॉइंट लिखना, क्या लिखना है आपको अगला पॉइंट देखिए लिखना है सामाजिक धार्मिक सुधार। ठीक है, सुधार आंदोलन का प्रभाव। इसमें आपको लिखना है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में भी राष्ट्रीयता की भावना विकसित की। इस समय तक भारतीय समाज एवं धर्म कुरीतियों और रूढ़ियों से ग्रस्त हो चुका था। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के प्रयासों से हुई चेतना जगी। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन ने एकता समानता एवं स्वतंत्रता की भावना जागृत की तथा भारतीयों में आत्म सम्मान, गौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में योगदान दिया। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आपका बहुत इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम आपको कह भी नहीं सकते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए और इसे ध्यानपूर्वक समझना भी है। ठीक है, थोड़ा समझाएंगे इसमें। ठीक है, क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ावा दिया। इसमें आपको क्या लेना है कि भारत में क्रांतिकारियों गतिविधियों को अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने, ठीक है, अंकुश में क्या होता है, रोक लगाने, ठीक है, उसे रोकने में, ठीक है, उसे रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो वह आपका ध्यान देखिए लिख देते हैं भारत में क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने 1919 में रौलेट कानून, ठीक है, रौलेट कानून जिसे कि काला कानून भी कहा जाता है, बनाया। इस कानून के अनुसार सरकार किसी भी संदेह के आधार पर, संदेह में किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए उसको दंडित कर सकती थी तथा इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीयों ने इस कानून को, ठीक है, कड़ा विरोध दिया। इसे काला कानून भी की संज्ञा दी गई। ठीक है, गांधी जी ने इस कानून को अनुसूचित अन्यायपूर्ण स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा नागरिकों के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। ठीक है, उन्होंने जनता से शांतिपूर्वक इस कानून का विरोध करने को कहा। ठीक है, अमृतसर में एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू रह रहे थे। सरकार ने दोनों को अमृतसर से निष्कासित कर दिया। जनरल डायर ने पंजाब में फौजी शासन लागू कर आतंक तथा राज स्थापित किया। पंजाब के लोग अपने प्रिय नेता की गिरफ्तारी तथा सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर जलियांवाला बाग में एक विराट सम्मेलन का आयोजन कर विरोध प्रकट कर रहे थे, जिसके कारण ही डायर ने निहत्थे जनता पर गोलियां चलवा दी। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। हुआ क्या था, एक कानून लाया था अंग्रेजों ने एक कानून लाया था जिसे कि रौलेट एक्ट बोला जाता था। इसे गांधी जी ने काला कानून कहा गया है, बोले थे, क्योंकि इसमें क्या था, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे पकड़ के जेल में उसे बंद कर दिया जाएगा
और इसमें आपको बेल भी नहीं मिलेगा, इसमें कोई अपील भी नहीं कर सकता है। तो इससे लेकिन कहा गया, गांधी जी ने इसे कहा कि ये लोगों का मूल अधिकार पर रोक लगाई, ये मूल अधिकार का हनन किया गया है। इसी के विरोध में जब उन्होंने प्रदर्शन किया था वहाँ के पंजाब के लोगों ने, तो डायट ने, कौन थे, अंग्रेज शासन कौन थे, डायट ने निहत्थे लोग भाई, लोग पास कुछ भी नहीं था, उस पर क्या अंधाधुंध गोलियां चलवाए, क्या था, अंधाधुंध गोलियां चलवाए गए, ठीक है, जो कि जलियांवाला बाग में हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए आगे है, जलियांवाला बाग की घटना ने पूरे भारत को आकर्षित कर दिया, जगह जगह विरोध प्रदर्शन और हड़ताल हुए। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने घटना के विरोध में अपना सर का खिताब वापस लौटाने की घोषणा की। वायसराय की कार्यकारिणी प्रणाली के सदस्य शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने कैंसर ए हिंदी की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी, ठीक है। इसे लोग और भी मिलकर की प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। उसके देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 3 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद आपका ये वीडियो चेक कर क्लास समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चनों को अपने कॉपी में नोट कर ले और उसे लेते जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस चैप्टर से आपका कम से कम 15 से 20 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसे जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर इस चैप्टर को बस आप लोग पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपको सोशल साइंस में पास होने से कोई नहीं सोचता, आपको इसमें फेल होने से डरना नहीं है, ठीक है। बस इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिए और आप सोशल साइंस में आप पास हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया। तो ये भी आपका देखिए VVI क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए जो जलियांवाला बाग था ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और खिलाफत आंदोलन ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या लिखना है, तुर्की का खलीफा जो आंदोलन साम्राज्य का सुल्तान भी था, संपूर्ण इस्लामी जगह का धर्मगुरु था, पैगंबर के बाद सबसे अधिक प्रतिष्ठा उसी की थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ तुर्की भी पराजित हुआ। पराजित तुर्की पर विजय मित्र राष्ट्रों ने कठोर संधि थोप दी, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य के विखंडित कर दिया गया। खलीफा और ऑटोमन साम्राज्य के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों को आक्रोश व्यवस्थ हो गया। वे तुर्की के सुल्तान और खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष करने को तैयार हो गए। इसके लिए ही खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन एक प्रतिष्ठित क्रियावादी आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही मध्य साम्राज्य विरोधी और राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में क्या है, परिगत हो गया। उसके बाद है महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को सत्य और न्याय पर आधारित मानते थे, इसलिए उन्होंने इसे अपना समर्थन दिया। 1919 में वह दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने सरकार को धमकी दी कि यदि खलीफा के साथ न्याय नहीं किया जाएगा तो वह सरकार के साथ असहयोग करेंगे। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और एक बड़ा सशक्त राज्य विरोधी आंदोलन असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। उसके देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। इसमें भी आपका देखिए हम VVI लगाते हैं, जितना भी जिस क्वेश्चन आपका VVI लगा है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप देख लो, देखिए क्या है,
असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप में क्या अंतर था? महिलाओं की सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या भूमिका थी? तो इसमें देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन के स्वरूप में काफ़ी विभिन्नता थी। असहयोग आंदोलन में जहां सरकार के साथ असहयोग करने की बात थी, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में न केवल अंग्रेज़ों का असहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का भी उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया, ठीक है, जाने लगा। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापक जनाधार वाला आंदोलन साबित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वे घंटों की चारदीवारी से बाहर निकलकर गांधी जी की सभाओं में भाग लिया। उनके स्थानों पर स्त्रियों ने नमक कानून भंग किया। स्त्रियों में विदेशी वस्त्र एवं शराब के दुकानों की पिकेटिंग की। स्त्रियों ने चरखा चलाकर सूत और स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया। शहरी क्षेत्रों में ऊंची जाति की महिलाएं आंदोलन में सक्रिय थी, तो ग्रामीण इलाके में संपन्न परिवार की किसान स्त्रियां, ठीक है, तो यहाँ तक देखिए आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जिससे कि वो भी इस वीडियो का मज़ा ले पाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।